एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम अपने पार्ट 2 न्यू बिगनिंग सिटीज़ एंड स्टेट वाला जो चैप्टर है इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। चैप्टर है क्लास 4। इससे पहले हम एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं जहाँ पे हमने हड़प्पा सभ्यता जो हमारी पहली सभ्यता थी उसके बारे में जाना, और उसके बाद हमने दूसरी सभ्यता जिसमें जनपदास और महाजनपदास का फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में जाना, और अर्लियर जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन था उसके बारे में हमने जाना है। और यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र थे जो बाद में वैदिक काल में जो हमारे सामने आए। 16 जनपद यहाँ पर मुख्य रूप से जो थे वो हमें देखने को मिले। इनके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है। इनमें जो सबसे प्रमुख जो जनपद थे वो भी हमने देखे कि और उसके साथ साथ ही वज्जी और एक मल्लाह जो था वो जनपद जो थे डेमोक्रेटिक थे, गणराज्य बने हुए थे। उसके साथ साथ ही वत्स जो महाजनपद है उसकी हमने चित्र के बारे में चर्चा कर ली थी। इसका जो अवशेष हमें जो है ये हमें इस तरह से मिले थे, ये हमने देखा था। और उसके अब हमारे पास अगला टॉपिक है मोर इनोवेशंस, यानी कि जो इस सभ्यता के टाइम पे था नए नए जो प्रयोग होने शुरू हुए उसके बारे में हमने यहाँ से जानना है। The age of Janpadas and Mahajanpadas was an age of profound change, which would impact Indian civilizations until present time. In the chapter India's culture root in class 6। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे क्लास 6 में जो भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं उस वाले चैप्टर में हमने इसके बारे में जाना था। यानी कि जो चैप्टर हमारा था इंग्लिश में इंडियन कल्चर एंड रूट, इंडियाज कल्चर एंड रूट, तो इस वाले चैप्टर में भी हमने जाना था। और हमने ये देखा था कि उत्तर वैदिक काल और बौद्ध जैन जो इत्यादि जो अनेक नवीन विचारधारा है वो इस टाइम पे यहाँ पे इनका उद्भव हुआ था। और उसके साथ साथ ही इन जो विचारों में विद्वानों, भिक्षुणियों और भिक्षुओं के द्वारा जो संपूर्ण भारतवर्ष में जो यात्रा की गई थी उसके बाद क्या हुआ था, मॉन्क एंड नन्स ट्रैवल across India और people understand pilgrimage। तो यहाँ पे जो यात्रा हुई इसकी वजह से जन जन तक इन्होंने इन धर्मों को पहुँचाया था। इस समय भारतीय कला का भी नवीनीकरण हुआ जो आगे चल करके साम्राज्य काल में और ज़्यादा ब्लोसम इन द एज ऑफ एम्पायर। तो यहाँ पे ये और ज़्यादा पुष्पित और पल्लवित यानी बहुत ज़्यादा फला फूला वो हमने देखा था। अर्बनाइजेशन डज नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजी। अब हमने अर्बनाइजेशन को देखा। अर्बनाइजेशन जो हमारा बहुत प्राचीन जो अर्बनाइजेशन हो रहा था वो भी बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं था। हमने पूर्व में देखा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ताम्र और कांसे की क्या कर रहे थे, लोग ब्रॉन्ज एंड कॉपर का इस्तेमाल कर रहे थे। और नाउ इन द सेकेंड अर्बनाइजेशन मेजर शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व आयरन मेटलरी। तो यहाँ पे जो नए जो द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया थी ये हमारे सामने आती है। लौह धातु के जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, जो हथियार बनाए जाते हैं उसके रूप में। यानी कि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया तो धातु के साथ में भी परिवर्तन आया। यह धातु नहीं मिलना शुरू हुआ तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजी विकसित हुई। ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो भारत में अनेक क्षेत्रों में द्वितीय जो शताब्दी थी वहाँ पर लोह के जो आकार देने वाले सेकेंड मिलेनियम BC but it took a few centuries for iron to become a part of daily life. By the late second millennium BCE, iron tools had become widespread। तो यहाँ पे है क्या कि ये जो आयरन है ये आकार देने की विधियाँ यहाँ पे विकसित हो गई थी और दैनिक जीवन में लोहे का उपयोग यहाँ पे कुछ शताब्दियों से व्यापक रूप से होना शुरू हुआ। द्वितीय शताब्दी के अंत तक लोहा जो है उपकरण कृषि के रूप में प्रयोग होने लगा, जिससे कृषि का विस्तार होने लगा। जैसे कृषि में लोहे के बने हथियार भी कृषि में तो इस्तेमाल हो ही रहे थे। लोहे के बने हुए हथियार जैसे तलवार है या भाले हैं ये भी यहाँ पे इस्तेमाल में आने लगे थे। और उसके साथ साथ ही
तीर ढाल जिससे हमने बचना है, वो सारी भी अब हम लोहे के हमें दिखने लगे थे। ब्रॉन्ज, तो वेपन यहाँ पे वारफेयर बिटवीन द नेबरिंग महाजनपदास। तो जो अगर यहाँ पे इन सारे आभूषणों की वजह से क्या हुआ कि महाजनपदों के मध्य में जो युद्ध हुए वो उनमें भी इनका इस्तेमाल किया जाने लगा था। यहाँ पे हम इस बारे में और भी चर्चा करेंगे कि ये कभी कभी होने वाले जो युद्ध थे, इन गठबंधनों के वजह से नए राज्य और साम्राज्य अस्तित्व में आने शुरू हुए। और अनदर इनोवेशन वाज द फर्स्ट यूज ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। तो यहाँ पे भारत में पहली बार सिक्कों का प्रयोग एक नवाचार था, एक इनोवेशन ही था। तो मेड नेसेसरी बाय ग्रोइंग ट्रेड, very soon coins were exchanged across different region and even with other parts of the world. The first Indian coins were made of silver. तो हमने ये भी जाना है कि भारत में पहली बार जब सिक्कों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे सबसे पहला कॉइन हमें मिला है सिल्वर का। और इनका विस्तार जो है सिक्कों की आवश्यकता मतलब इन व्यापार के विस्तार की वजह से सिक्कों की आवश्यकता को जन्म दिया था। और शीघ्र ही ये सिक्के जो है भारत के विभिन्न भागों में और विदेशों में भी विनिमय हेतु प्रयोग किए जाने लगे। भारत के जो प्राचीन सिक्के थे वो थे चांदी के। चांदी क्या है? एक सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट मेटल इनटू विच सिंबल कुड बी पंचेड। तो यहाँ पे ये जो सॉफ्ट होने की वजह से इन सिक्कों में पंचिंग किया जाने लगा। यानी कि इन्हीं को हम हिंदी में बोलते हैं आहत किया जाने लगा या पंचिंग किया जाने लगा। अब ये पंचिंग किए हुए सिक्के ये क्या बोले जाएंगे? पंचिंग मार्क्ड कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन्स के रूप में हमारे सामने जाने लगे। बाद में लेटर कॉइन्स इज ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल were also made. Generally, a Mahajanpatad issued its own coins, but coins from neighboring region were used as well as exchange in trade. तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है कि महाजनपद में अपनी स्वतंत्रता, अपनी इंडिपेंडेंस मुद्रा जारी कर रहा है हर महाजनपद, परंतु व्यापार में समीपवर्ती राज्यों की मुद्राएं भी प्रचलित में आएगी तथा इससे परस्पर जो होंगे वो एक्सचेंज बढ़ेंगे, ट्रेड बनेंगे। यानी कि आपने जो मुद्रा छापी है आप ये नहीं कह सकते कि केवल हमारी ही मुद्राएं छपेंगी और दूसरे की नहीं उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों ही इधर से उधर एक्सचेंज हो रही है। अब एक तालिका दी हुई है, यहाँ पे क्या है कि हमें टिक लगाना है या यस एंड नो लिखना है कि भारतीय सभ्यता के दो चरणों में क्या अंतर है। तो प्रथम नगरीय सभ्यता थी, क्या वो गंगा के मैदान पे स्थित थी? तो हम जानते हैं कि प्रथम जो नगरीय सभ्यता थी वो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के आसपास में थी। और सेकेंड अर्बनाइजेशन ये गंगा की नदी के आसपास थी। और बौद्ध मठ पहली सभ्यता में हमें देखने को नहीं मिले और दूसरी सभ्यता में हमें देखने को मिले। लिटरेचर बहुत ज़्यादा पहली सभ्यता में हमें देखने को नहीं मिला और जो है भी वो हमें पढ़ नहीं पाए हैं, दूसरी सभ्यता में हमें मिला है। ट्रेड के बारे में हमें दोनों ही जगह पे जानकारी मिलती है। और उसके साथ साथ ही वॉरफेयर हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। कॉपर एंड ब्रॉन्ज जो है वो हमें दोनों ही जगह पे देखने को मिलता है। आयरन जो है प्रथम अर्बनाइजेशन में, फर्स्ट अर्बनाइजेशन में नहीं देखने को मिला और सेकेंड अर्बनाइजेशन में देखने को मिलता है। तो आगे हम अब बात करते हैं द वर्ण या जाति सिस्टम के बारे में। हमने देखा कि कैसे सभ्यता का उदय हुआ और साथ साथ ही मानव समाज और अधिक जटिल होता चले गया यहाँ पे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि समाज स्वयं को विभिन्न समूहों में संगठित कर लेता है, जैसे कि वर्ग हो या व्यवसाय हो, अन्य किसी आधार पर हो। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के रूप में हो, धर्म के, शिक्षा, व्यापार, नगर नियोजन, कृषि, शिल्प हो या कला हो, इन सभी में संबंध अनेक प्रकार के कार्य अलग अलग समूह के द्वारा
किए जाते हैं, एजुकेशन, ट्रेड, टाउनशिप प्लानिंग, और इन सब के आधार पर ये अलग अलग वर्गों में समाज बढ़ जाता है। तो अनेक प्रकार कार्य के लिए अलग अलग समूह हो सकते हैं। यहाँ पे एक समूह, एक जो डायग्राम हमारे सामने है, ये डायग्राम हमारे सामने आ रहा है कि सांची स्तूप के अंदर एक पैनल जिसमें लोह धातु कार्यशालाएं दर्शाई गई है। एक लोहे के बनाने वाले क्षेत्र, जहाँ पर श्रमिकों के द्वारा, कुछ श्रमिक यहाँ पर लकड़ी को लेकर आ रहे हैं, कुछ पानी लेकर आ रहे हैं, और कुछ आग जलाते हैं। जो श्रमिक है ये लोहा पीटते हुए हमें दिखाई पड़ता है। तो ये कुछ इस तरह से पंचमार्क का इस्तेमाल, पंचमार्क जो कॉइन्स हैं, या फिर हमें ये जो सिक्के मिले, ये जो हमें धातुएं मिल रही हैं, इनका उपयोग करते हुए लोग दिखते हैं। तो उत्तर भारत में ये अक्सर हमें देखने को मिला, ए फ्यू पंचमार्क्स कॉइन फ्रॉम वेरियस एशियन सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ प्राचीन नगरों के बारे में कुछ आहत सिक्के हमें, या पंचिंग मार्क्स जो कॉइन्स हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। आगे हमें पता चलता है, वाई शुड द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डिवाइडेड itself into such group, think about survival possibilities factor, why this happened। तो ये जो विकसित समाज है वो अपने आप में विभिन्न समूहों में क्यों विभाजित हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके जो संभावित कारण हैं, जो सेवरल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में हमें विचार करना है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटने का काम उनके कामकाज, उनके पैसे के आधार पर होता है। आज भी हम देखते हैं कि हर विभाग में, हर जगह पर हायरार्की सिस्टम होता है, हर तरीके के अलग अलग तरीके के कैटेगरीज में लोग बटे होते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, लिस्ट अदर सच प्रोफेशंस यू एक्सपेक्ट इन ए कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम BCE। तो पहली शताब्दी के जो विकसित समाज है उसमें कौन कौन से व्यवसाय की कल्पना हम कर सकते हैं, ये हमें कल्पना करनी है और इसको नोट करना है। आगे हम जानते हैं कि इन ए आइडल सोसाइटी ऑल दिस ग्रुप वुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड वर्क इन हार्मनी। तो आदर्श समाज, ये सभी समूह एक दूसरे के जो है वो पूरक होते हैं, ईच अदर वर्क इन पूरक होते हैं। ये क्या करेंगे, ये विभाजित असमानताओं को भी जन्म देते हैं। जैसे कुछ समूह दूसरों की तुलना में अधिक संपत्ति होगी किसी के पास, और किसी के पास अधिक संपत्ति है तो किसी के पास ताकत बहुत ज़्यादा है, संपत्ति किसी के पास ताकत ज़्यादा है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो समानता एक आदर्श, ऐसा आदर्श है जिसकी प्राय मानव ने कल्पना की थी, परंतु शायद ही कोई समाज पूरी तरह से इसको प्राप्त कर पाया। फ्यू इफ एनी हैव, वेरी फ्यू इफ एनी हैव एवर अचीव इट। तो ये इसको कोई भी समाज आज तक अचीव नहीं कर पाया। इन इंडिया द सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज इन टू फोल्ड सिस्टम। तो हमारा भारतीय समाज जो था वो दो प्रकार की व्यवस्थाओं में संगठित था। पहला जो वर्ग था वो था जाति। जाति एक ऐसा समूह या एक ऐसा समुदाय है जिसके सदस्य किसी विशेष पेशे with the specific profession occupation closely tied to their livelihood। तो यहाँ पे ऐसे सदस्य जो पेशे या जीविका से जुड़े होते थे, जैसे कृषि कर रहे हैं, या फिर धातु कर्म कर रहे हैं, या धातु बनाने का काम कर रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर और मेटलर्जी, कॉमर्स और एनी क्राफ्ट, ये इस पर अलग अलग जातियां बटी होती हैं। ये कौशल क्या होंगे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेडिशनली ये चलते रहेंगे, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते रहेंगे, और जाति वुड गेट फर्दर subdivided into sub-jatis, each of which developed custom and tradition of its own of instant considering
मैरिज, रिचुअल और फूड हैबिट्स। तो ये यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये जो जाति व्यवस्था है ये अलग अलग भागों में तो बटी है, एग्रीकल्चर के रूप में हो या ट्रेड के रूप में हो या फिर मेटलरीज के रूप में हो, कॉमर्स वगैरह, ये इसमें बटी हुई है। उसके साथ साथ ही क्या है, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें जाती है एक दूसरे के बाद में, और एक जाति के भीतर कई उपजातियां भी हमें देखने को मिलती है जिनके अपने रीति रिवाज हैं, जिनके अपने शादी करने के, विवाह के जो अलग नियम हैं, और धार्मिक अनुष्ठान या भोजन की भी अलग अलग परंपराएं हमें देखने को मिलती है। सेकंड आता है हमारे पास में, along with the जाति where there is another category that of वर्णा, यानी कि दूसरी कैटेगरी थी वो वर्ण थी। और वैदिक ग्रंथों से उद्भूत एक अवधारणा ये हमें देखने को मिलती है। वर्ण 4 प्रकार के माने गए, जिसमें ब्राह्मण, वेयर द इंगेज इन प्रोसेसिव एंड स्प्रेडिंग नॉलेज। तो ये ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, जो ज्ञान को सुरक्षित रख रहे हैं और उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यज्ञ हो या फिर धर्म आदि के कामकाजों को करने में ये लोग लगे रहते हैं। और दूसरा हमारे सामने आता है क्षत्रिय। ये क्या करते हैं, जिनका काम है समाज और देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करना। तीसरा समाज हमारे सामने आता है वैश्य, जिनका कार्य क्या है, समाज की समृद्धि को बढ़ाना, व्यापार करना, सोसाइटी वेल्थ थ्रू ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड। तो व्यापारिक कामकाजों को करके ये अपने या कृषि करके ये ट्रेड को बढ़ाएंगे, राज्य की बिजनेस और एग्रीकल्चर करेंगे। फाइनली शूद्रास एक चौथी कैटेगरी आती है, वेयर ये क्या कर रहे हैं, शिल्पकार का काम करेंगे, क्राफ्ट पीपल वर्क एंड सर्वेंट। तो ये शिल्पकार का काम करेंगे, निर्माण, सेवा और अन्य कार्यों में भी ये लोग संलग्न रहते थे। अब हम ये जानते हैं कि कास्ट एक शब्द हमने अक्सर सुना होगा, तो ये कास्ट शब्द कहाँ से आया। तो ये कास्ट शब्द जो है अंग्रेजी शब्द, ये पुर्तगाली भाषा का कास्टा शब्द से आया हुआ है। कास्टा ये भारतीय भाषा में मौजूद नहीं था, कास्टा शब्द। तो पुर्तगाल 16वीं शताब्दी में, जो 16th सेंचुरी है, यहाँ पर ये कास्टा शब्द सामने आया। और पुर्तगाली जब यात्री भारत आए तो उन्होंने भारत की सामाजिक संरचना को समझने के लिए और यहाँ की जो है इस शब्द को इस्तेमाल में किया था। कुछ विद्वान कास्ट शब्द का प्रयोग वर्ण के संदर्भ में करते हैं और मोस्ट टेक इट टू अप्लाई टू जाति। तो ये कुछ लोग इसको जाति के रूप में अप्लाई करते हैं। ये अदर जो कुछ विद्वान और हैं जो कास्ट शब्द का रेफर टू होल वर्ण जाति सिस्टम, कुछ संपूर्ण वर्ण जाति सिस्टम को इंगित करने के लिए इस कास्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कास्ट शब्द क्या है, इसका एक कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये भारत में पुर्तगालियों के द्वारा अपनी समझ के लिए उन्होंने इसको लेकर आए थे। और अब हमारे पास आता है कुछ, देयर इज हिस्टोरिकल एविडेंस बोथ इन टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस that in the earliest period individual and communities change their professional occupation of if chromatics demanded. For instance, a long drought to some natural calamity or could force the communities of farmer to migrate to city and take up other occupations, or some Brahman would turn to trade or even military activities. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्रारंभिक काल में ही व्यक्ति और समुदाय अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवसाय को बदल लेते हैं। और एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि लंबे समय तक अकाल पड़ने की प्राकृतिक जो आपदा है उसकी वजह से कृषक समुदाय को अपने क्षेत्र से नगरों की तरफ को पलायन करना पड़ता था और उन्हें अन्य व्यवसाय अपनाने पड़ते थे। और कुछ ब्राह्मण जो थे उन्हें भी सैनिक कार्यों में भी इन्हें जाना पड़ता था।
ये जटिल प्रणाली भारतीय समाज में की जो रचना में इसने सहायता की और समाज की गतिविधियाँ, विशेषतः आर्थिक गतिविधियाँ को संगठित करने में उपयोगी रही। तो इंक्लूडिंग इकोनॉमी वन द देयरफॉर गिव इट सम स्टेबिलिटी in time. However, the system become rigid and lead to inequality and discriminations toward the lower jatis or some communities excluded from the Varna Jati system. Their process will be studied in the higher grade. तो ये जो निम्न जाति और उच्च जाति की जो असमानताएं थी वो समय के साथ साथ बढ़ गई और जो वर्ण जाति व्यवस्था से बाहर माने गए, इस प्रक्रिया को का अध्ययन हम आगे अगली क्लासों में भी करेंगे। हायर ग्रेड में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो द वर्ण जाति सिस्टम हैड डीप इम्पैक्ट इन इंडिया सोसाइटी एंड जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स हैव स्टडीज इट्स काउंटलेस एक्सपेक्ट। तो जो वर्ण जाति सिस्टम है इसने हमारे समाज पर बहुत गहरा असर डाला और पीढ़ियों से अनेक विद्वानों ने असंख्य पहलुओं पर इसमें अध्ययन किया और आम सहमति है कि जो प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी अपेक्षाकृत भिन्न थी, विशेष रूप से अधिक लचीली रही होगी और लेकिन समय के साथ साथ विशेषतः ब्रिटिश शासनकाल में अत्यधिक कठोर बन गई और ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मजबूती से सामने आई। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्ण जाति व्यवस्था भारतीय समाज में एक कार्यरत एक प्रमुख व्यवस्था रही है, परंतु ये एकमात्र सामाजिक व्यवस्था नहीं रही। यह अन्य अनेक व्यवस्थाएं भी अस्तित्व में थी जिनका अध्ययन हम आगे के अध्याय में आवर कल्चर हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन के बारे में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उस समय हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो थिंक अबाउट इट। समाज में जो असमानताएं हैं वो अनेक रूपों में पाई जाती हैं। ये हम जानते हैं कि कहीं पर आर्थिक रूप से, कहीं पर सामाजिक जातिगत रूप से, कहीं पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर और कहीं पर निवास स्थान या घरों के आधार पर। किसी के घर बहुत अच्छे होंगे किसी कॉलोनी में, उस आधार पर भी हम जानते हैं कि भेदभाव समाज में हो सकता है। क्या हमने कभी ऐसी कोई घटनाएं देखी जो अनुभव की हैं जो आप अपने किसी परिचित को दूसरों से भिन्न समझा गया हो? तो कई बार आपके समाज में आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। डू यू नो माइट हैव बीन मेड ए फील डिफरेंट फ्रॉम अदर? डू यू थिंक इक्वालिटी इज डिस्करेबल in a society? If so, why? The have you come across people or intentive that lesson inequalities? तो समाज में असमानताएं को कम करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हों, ऐसा भी आपने कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे जिनको आप जानते हैं। और तो भारत के अब क्या है, डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया। तो भारत के अन्य भागों में जो विकास है उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो ये क्या है, फर्स्ट मिलेनियम बीसी में इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशंस रूट्स ओपन अप फ्रॉम पर्पस और ट्रेड, टेलीग्राम्स, मिलिट्री कंपनीज एंड एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रथम शताब्दी तक व्यापार और तीर्थ यात्रा हो या सैन्य अभियान हो, इनके उद्देश्य से जो इम्पोर्टेंट जो थे कम्युनिकेशन के मार्ग विकसित हुए थे। इनमें दो मार्ग जो थे वो थे उत्तरापथ और दक्षिण पथ, विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे थे। तो two routes become widely used and are often maintained in the literature. The ultrapath and the दक्षिणापथ, यहाँ पे दो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हुए थे। The first connected the northwest region to the Ganga plains all the way of eastern India. The second started from Kausambi near Prayagraj. Then the capital, तो यहाँ पे जो the capital of one of the Mahajanpadas and crossed the Vindhya range of hill to proceed all the way south. We will return to this route when we explore the formation of empire in India. तो
तो यहाँ पे जो उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र, जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता है। दूसरा मार्ग जो है कौसम्बी यानी प्रयागराज के पास में, वो क्या कर रहा है, महाजनपद की एक राजधानी तो है ही, और यहाँ से प्रारंभ होकर विंध्य पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए दक्षिण भारत की ओर को ये लेके जाता है। और जब हम भारत के साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो हमें देखते हैं कि इन मार्गों पर की वजह से दूर दूर तक शासकों के द्वारा किस तरह से विस्तार किया गया, इसके बारे में हम अगले चैप्टरों में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने एक पिक्चर दिया हुआ है, यह है शिशुपालगढ़ यानी कि आधुनिक भुवनेश्वर उड़ीसा का एक चित्र है। यहाँ पे क्या है, 1948 में पहली बार इसको उत्खनित किया गया था, यानी कि इसका जो एक एग्जीबिशंस था वो जो था 1948 में किया गया। नगर में प्रवेश करने वाले वालों के लिए एक दुर्गों में से एक जो दुर्ग जो प्राचीरों के मध्य में स्थित है, और इस द्वार के जो बाहर जल की भरी हुई पारखी यानी खाई जो दिखाई देती है, हाँ, कुछ इस तरह से जल से भरी हुई खाई हमारे सामने दिखाई दे रही है। और यहाँ पे और क्या है, सोच समझकर एक संकरा सा मार्ग यहाँ पे बनाया गया है। एक तो रोड है, रोड से फिर सकरा सा यहाँ पे मार्ग बनाया गया है, जिससे लोग सामान की आवाजाही को नियंत्रण में रख सकेंगे। हालांकि ये मार्ग भी सामने से जब आ रहे हैं तो बहुत छोटा सा मार्ग बनाया गया है, जिससे कि लोग एक एक करके आएंगे और जिन पर निगरानी भी रखी जा सके, यानी शहर के अंदर आने जाने वाले हर व्यक्ति पर निगरानी रखने के लिए ऐसा किया गया है। और इसके साथ ही हम आगे अगर अध्ययन करें तो उत्तर भारत उपमहाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पे दक्षिणतम क्षेत्रों में नगर निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो 400 BCE में शुरू हुई थी। और जो नवीनतम जो पुरातात्विक जो उत्खनन है उसके संकेत हमें मिलते हैं। तो अल्थ्रोस रिसेंट एग्जीबिशंस क्लेम टू फाइंड सम साइन ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज गोइंग फर्दर बैक अराउंड द टाइम देयर किंगडम एमर्ज द चोलास एंड चेरास। तो यहाँ पे एक हमें जानने को मिलता है चोल और चेरा जो थे पांड्य, इनका उदय हुआ दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में। चोल, चेरा और पांड्या जो क्षेत्र एंड द पांड्यास, इनका जो है उदय दक्षिण भारत में होना शुरू हुआ था। ये व्यापारिक गतिविधियों के बाद ही ये ऐसा होना पॉसिबल हो पाया। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ हड़प्पा सिविलाइजेशन जो 1900 BC से पहले की है, और जनपदास जो थे वो 400 ईस्वी से पहले के हैं। और उसके बाद महाजनपदास ये फिर धीरे धीरे बड़े क्षेत्रों में, बड़े राज्यों में बढ़ते हुए दिखेंगे। ये कुछ हमारे सामने इरोडा के नगर जो कोंडूमन्नाल जो तमिलनाडु में शंख और जो रत्नों के उद्योग हैं, वहाँ पे हमें कुछ अवशेष मिले हैं। और उसके साथ साथ ही a part of archaeological evidences, the most ancient Tamil literature mention those kingdom and several of their kingdom। तो यहाँ पे जो प्राचीन जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं वो तमिल साहित्य में इन राज्यों तथा उनके राजाओं का उल्लेख भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। दक्षिण क्षेत्र की अगर हम बात करें, बिकॉज द साउथर्न रीजन आर रिच इन resource such as precious and semi-precious stones, gold and species, their profitable trade not only with the rest of India but also with kingdom and empire overseas। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दक्षिण का जो क्षेत्र है वो बहुमूल्य और बहुत जो धातुएं हैं उनकी वजह से काफ़ी, और अर्ध बहुमूल्य जो रत्न हैं उनकी वजह से, सोना हो और सुगंधित जो मसाले हैं, स्पीसीज जो हैं, उनकी वजह से ये प्रॉफिटेबल
व्यापार में जो बहुत समृद्ध रहे, प्रॉफिटेबल रहे, और तो उन्होंने क्या किया, संपूर्ण भारत बल्कि विदेशी राज्यों और साम्राज्यों के साथ भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड किया था। 300 से लेकर 200, 300 टू 200 BCE में ऑलमोस्ट द इंटायर सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग रीजन इन द नॉर्थ ईस्ट was one vibrant, interconnected land. Good and cultures traveled from region to region and often behind India to part of Center and Southeast Asia. तो जो उत्तर पूर्व जो प्रदेश है, जो उसके उपमहाद्वीप के एक परस्पर जुड़ा हुआ जीवंत भूभाग बन चुका था यहाँ पे, और वस्तु और संस्कृति एक दूसरे क्षेत्र में तथा कई बार भारत से बाहर मध्य एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया तक भी पहुंची है। और इसी समय पर अबाउट द सम टाइम द महाजनपदास case to exit, leaving the place of fresh development that were going to reshape India। तो यहाँ पे कुछ जनपद, महाजनपद इनका अस्तित्व समाप्त हो गया, और उनके साथ ही ऐसे नवीन परिवर्तन आए जिन्होंने भारत को फिर से एक रिशेप करने का कोशिश किया, पुनः आकार देने प्रारंभ किया था। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, और आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दें और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ताकि हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल में हमने इसको एक एक शब्द करके किया है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में किया है। तो इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को कई बार अच्छा लगे और कई जगह पर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बार कोशिश करेंगे आप अपनी बुक्स में भी पढ़ने की, तो उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपका सारा कुछ 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन तैयार हो चुका था। थैंक यू सो मच। जय हिंद।